फिजियोथेरेपिस्ट। मैं फिजियोथेरेपी की फील्ड में तकरीबन 5 ईयर्स से हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ पोस्ट ऑपरेटिव नी स्टिफनेस। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि अगर आप सही तरीके से फिजियो ना करें इसके बाद, सर्जरी के बाद, तो हो सकता है पेशेंट जो है उसका घुटना ज़ाया हो जाए। ज़ाया इन सेंस के वो रोज़मर्रा के काम जिस तरह नहीं कर पा रहा जैसे वो पहले बिफोर सर्जरी कर पा रहा था, ये बिफोर ट्रोमा कर पा रहा था। ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि एथलीट हैं, जो कि यंग स्टूडेंट्स हैं, और वो लोग जो कि अपनी अर्ली 30s में 40s में, दे आर वेरी यंग और उनको ये कॉम्प्लिकेशन बन गई है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पोस्ट ऑपरेटिव स्टिफनेस है वो ऑलमोस्ट हर बंदे को होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, और थोड़ा सा एडीमा होता है, जिसकी वजह से जो घुटना है उसको बेंड करने में मुश्किलात हो रही होती है पेशेंट को। लेकिन अगर ये मुश्किल आपको 3 से 6 माह तक होती रहे और आपका घुटना 100 से ऊपर नहीं जा रहा, 100 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा, तो फिर इसका प्रोग्नोसिस पुअर है। फिर आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें जो सर्जन है वो एमयूए परफॉर्म करता है, मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जिनकी अभी रिसेंटली सर्जरी हुई है और सर्जन ने उनको बोला है कि एग्रेसिव फिजियो करें। तो एग्रेसिव फिजियो का कतई ये मतलब नहीं होता कि आप फ़ौरन से पहले दिन ही 90 डिग्री अचीव कर लो। एग्रेसिव फिजियो का मतलब ये है कि आपने एक टेलर्ड प्रोग्राम और एज सुन एज पॉसिबल जो है वो फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी है। जिसकी एसीएल सर्जरी है, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन है, ठीक है, मिनिस्कस रिपेयर है, आर्थोस्कोपिक सर्जरी है, उसमें और टीकेआर है, टोटल नी रिप्लेसमेंट, उसमें आपने यही देखना है कि आप जल्द से जल्द जो है मोबिलिटी की तरफ घुटने को लेके जाएं, ना कि आप उसको जोर लगाएं। और एक्टिवली जितना पेशेंट पार्टिसिपेट करता है उतना ही अच्छी रिकवरी आती है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फिजियो करवाते हैं तो अगले दिन मोर कॉम्प्लिकेशन बनी हुई है, जिसमें सूजन ज़्यादा होती है, लेथार्जी होती है पेशेंट में एक डर बैठ जाता है कि अब क्या पता और कोई चीज़ डैमेज ना हो गई हो। तो हमेशा आपने पेशेंट को एक टेलर्ड प्रोग्राम देना है और आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना है, ना कि आपने एकदम फ़ौरन से घुटना मोड़ देना है। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ आप कौन कौन सी एक्सरसाइज शुरू के दिनों में कर सकते हैं, फिर 2 से 3 हफ्ते के बाद आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, फिर 3 से 9 हफ्ते के बाद आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में जाने से पहले मैं 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि जब सर्जन ने बोल दिया एग्रेसिव तो आपने फुल जोर लगाना है, और कोई मसल या जो एंटीरियर थाई के मसल है, पोस्टीरियर थाई के मसल है, उस पर कोई स्ट्रेंथनिंग नहीं करनी, कोई रिलीज नहीं करना, और बस आपने जोर लगा देना है घुटने का। तो ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है, और मैंने ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया हुआ है अपनी प्रैक्टिस में। हमेशा याद रखें, आपके जो एंटीरियर थाई के मसल हैं और पोस्टीरियर थाई के मसल, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी नी बेंडिंग। और वो मैं आपको समझाता हूँ किस तरह। ये जो क्वाड्राइसेप मसल है, अगर आप उल्टा लेट जाएं और अभी अपनी नी बेंड करके देखें तो इन क्वाड्राइसेप मसल पर आपको स्ट्रेच आएगा, ठीक है, लेकिन आपकी नी पूरी बेंड हो जाएगी। लेकिन जिसकी सर्जरी हुई है वो जब उल्टा लेटेगा उसकी नी इस तरह बेंड नहीं हो सकती जिस तरह एक नॉर्मल बंदे की होती है। वो इसलिए कि ये जितने भी आपके एंटीरियर थाई के मसल हैं जो कि क्वाड्राइसेप है मेनली, वो टेंशन में चले जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, तो उनको रिलीज करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह आपके हैमस्ट्रिंग के मसल जो है वो भी नी की बेंडिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये अगर दोनों टाइट हों या टेंशन में हो तो तब भी नी बेंडिंग जो है वो आपको मुश्किल होती है उसमें। और हैम्स अगर टाइट हो तो आपको एक हल्का सा खम भी महसूस होता है अपने घुटने के अंदर।
इस तरह करके कि घुटना जो है वो काउच से थोड़ा सा उठा हो। तो उसकी वजह यही है कि आपके एंटीरियर थाई के मसल और आपके पोस्टीरियर थाई के मसल ये दोनों टाइट होते हैं। तो जब तक आप इसको रिलीज़ नहीं करेंगे, आप जितना ज़ोर लगा लें, जितना मोबिलाइजेशन दे दें, आपकी जो नी बेंडिंग है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव नहीं करेगी। अगर आप चाहते हैं, आपने रिसेंटली सर्जरी कराई है और आप एक ओपिनियन मेरे से लेना चाहते हैं, तो आप मेरे से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। एक छोटी सी फ़ीस है $5 की। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो ये $5 की फ़ीस है, आप वो दें और आप मेरे से वन ऑन वन वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, ठीक है? और मेरा जो पेपाल अकाउंट है वो नीचे आ रहा होगा, आप इस पे सेंड करके मेरे इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ और देखते हैं कि ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करती है कि नहीं करती। अगर करती है तो आपने, या नहीं करती भी है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। आइए, सबसे पहली एक्सरसाइज जब आपकी सर्जरी हो जाती है तो सबसे पहले आपने क्वाड की एक्टिवेशन पे काम करना है, ठीक है? क्वाड की एक्टिवेशन पे आप किस तरह काम करेंगे कि आप लेट जाएंगे और आप अपने जो सर्जिकल वाला घुटना है जिस पे सर्जरी हुई है उसके नीचे एक तकिया रखेंगे या कोई भी एक छोटा सा पिलो या इस तरह टॉवल रोल करके रख देंगे। फिर आप ऐसे लेटे होंगे और आपने घुटने को तौलिए के ऊपर प्रेस करना है। ऐसे प्रेस करना है, फिर छोड़ देना है, प्रेस करना है, फिर छोड़ देना है, प्रेस करना है, फिर छोड़ देना है, प्रेस करना है, छोड़ देना है। अब ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब आपकी सर्जरी होती है कभी कभार कॉर्ड आपके इनहिबिट हो जाते हैं। और इसको देखने का तरीका ये है, दोनों घुटनों को आप इस तरह ऊपर रख लें। आप फर्ज करें ये मेरी सर्जिकल साइट है तो इस पे इतनी अच्छी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, लेकिन जो मेरी नॉन अफेक्टेड साइड है उस पर कॉर्ड की कॉन्ट्रैक्शन बड़ी ज़बरदस्त है। तो इसलिए बिल्कुल साउंड साइड है, इस पे जो है सर्जिकल इंटरवेंशन परफॉर्म हुई है तो इस पे ज़रा मुश्किल होगी। तो आपने क्वाड्राइसेप को रीट्रेन करना है। पहली एक्सरसाइज होगी क्वाड की आइसोमेट्रिक्स जिसको हम कहते हैं। वैसे दबाने पे छोड़ देना है और ये लेट के करना है। दबाना है, फिर छोड़ देना है, फिर दबाना है, फिर छोड़ देना है। ये पहली एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज होगी, आप बैठ जाएंगे, दोनों हाथ या तो पीछे रख लें, ठीक है, या कोई टेक लगा लें और इसको प्रेस करें, फिर छोड़ें, प्रेस करें, फिर छोड़ें, प्रेस करें, फिर छोड़ें, प्रेस करें, फिर छोड़ें। ये बेसिकली खम को ख़त्म करने के लिए एक्सरसाइज है। जब आपकी सर्जरी होगी, आपके जो घुटना है और आपका जो काउच है या कोई भी आपकी जो बेड है उससे थोड़ा सा या आपको देखेगा एक खम सा महसूस हो रहा है, गैप है। वो इसलिए गैप है कि आपके क्वाड की इनएक्टिवेशन है। जब आप ये सारी एक्सरसाइज करेंगे और रेपिटेशन करेंगे तो आपका ये जो खम है खुद ब खुद ही खत्म होता चला जाएगा, ठीक है? ये दूसरी एक्सरसाइज है, आपने बैठ के इसको दबाना है, फिर छोड़ना है, फिर दबाना है, फिर छोड़ना है। फिर तीसरी एक्सरसाइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है अपने क्वाड को स्टिमुलेट करने के लिए। वो ये है कि अगर तो आप किसी फिजियोथेरेपी क्लिनिक जा रहे हैं तो उनसे कहेंगे ये पूरे जो क्वाड्राइसेप है इस पर आपने ईएमएस लगाना है और ईएमएस लगाने के साथ जब तक वो लगा हुआ है तो उसको प्रेस करना है और एड़ी को काउच से ऊपर उठाना है और पंजे को खींचना है, फिर छोड़ देना है, फिर दबाना है, फिर खींचना है, फिर छोड़ देना है, फिर दबाना है, फिर खींचना है, फिर छोड़ देना है, फिर दबाना है, फिर खींचना है, फिर छोड़ देना है, फिर दबाना है, फिर खींचना है, फिर छोड़ देना है। ये आपकी तीसरी एक्सरसाइज हो जाएगी क्वाड को एक्टिवेट करने की, ठीक है? फिर अक्सर जो पेशेंट्स हैं वो मुझे कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम उल्टा लेटते हैं तो हमारा ये जो अफेक्टेड पाव है वो थोड़ा ऊपर रहता है और नॉन अफेक्टेड पाव जो है वो नीचे रहता है, ठीक है? तो उसको ठीक करने के लिए आपने घुटने के नीचे या कॉर्ड के ऊपर एक तकिया रखना है और जो आपका ठीक वाली पाँव है
जैसे ये मेरा राइट वाला जो टांग है वो ठीक है, वो अफेक्टेड लेग के ऊपर रखना है और इसको छोड़ देना है ग्रेविटी के सहारे। जैसे ही आप छोड़ेंगे खुद ब खुद ही ग्रेविटी जो है जॉइंट के ऊपर एक्ट होगी और आपका पाँव जो है वो खुलता चला जाएगा, आपका घुटना जो है खुलता चला जाएगा। ये आपकी चौथी एक्सरसाइज होगी। फिर वापस ये, फिर इस तरह, फिर वापस ये, फिर इस तरह। और आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि ये जो 2 हफ्ते हैं उसमें आपने क्वाड की एक्सटेंशन पे ज़्यादा काम करना है और इस पर इतना ज़्यादा जोर नहीं देना बेंडिंग पे। जैसे ही आपकी क्वाड की क्योंकि अगर ये कम रह गया तो फिर ये ठीक नहीं होता, फिर इस पे आपने सर्जिकल इंटरवेंशन करनी होती। तो इसलिए पहले ये कम ख़त्म करें और फिर बेंडिंग की तरफ जाएं। तो ये जो 4 मैंने एक्सरसाइजेज हैं ये सिर्फ ये है कम को ख़त्म करने के लिए, क्वाड्राइसेप को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, 5वीं एक्सरसाइज होगी इसी तरह बैठ जाना है। ठीक है, बैठ के सहारे पंजे को खींचना है, टांग को पूरा ऊपर उठाना है, फिर नीचे ले जाना है। इससे होगा कि आपके हैंड्स भी जो है वो एंगेज हो जाएंगे, उसकी स्ट्रेचिंग होगी और आपकी क्वाड की स्ट्रेंथनिंग होगी। ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज, तो ये कोई 5 से 6 एक्सरसाइज हैं जो आपने क्वाड्राइसेप के लिए करनी है हर दिन, और आप इसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं घुटने की एक्सरसाइज। घुटने की एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोई स्मूथ सरफेस नहीं है आपके पास तो नीचे कोई टॉवल रखें इस तरह करके। ये टॉवल रखना है, इससे ये होगा कि जो सरफेस है वो स्लिपरी हो जाएगी। और आपने नी को बेंड करना है जितना हो सकता है, फिर वहां पर होल्ड करना है, फिर वापस चला जाना है, फिर बेंड करना है जितना हो सकता है, फिर वापस चला जाना है। इसको हम हीप स्लाइड भी कहते हैं। इसका थोड़ा सा जो एडवांस वर्जन है उसमें ये होगा कि आपने ये टॉवल को इस तरह लपेट लेना है। ठीक है, और आपने बेंड करना है जहां तक जाता है घुटना, फिर सीधा करना है, फिर बेंड करना है, फिर सीधा करना है, फिर बेंड करना है, फिर सीधा करना है। ये तो हो गई आपकी पहली बेंडिंग की एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज होगी, जितना बेंड हो सकता है आपने बेंड करना है, दूसरी टांग को भी उतना ही बेंड करना है और आपने अपनी कमर उठानी है। कमर उठाने के बाद फिर थोड़ा बेंड करना है, फिर कमर नीचे रखनी है, दूसरी टांग को भी बराबर करना है, फिर कमर उठानी है, फिर बेंड करना है, फिर नीचे करना है, फिर कमर उठानी है, फिर बेंड करना है, फिर नीचे करना है। आहिस्ता आहिस्ता इसके आप जब सेट्स लगाएंगे तो आपकी जो नी स्टिफनेस है वो भी कम होगी और आपका पेन भी कुछ हद तक कम होगा। शुरू शुरू में ज़्यादा होता है, 3 वीक्स तक बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन 3 वीक्स के बाद ये पेन जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये दूसरी आपकी एक्सरसाइज होगी। फिर तीसरी एक्सरसाइज आ जाती है। तीसरी एक्सरसाइज होगी, आपने पाँव ऐसे लटका लेना है, कोई भी टॉवल रखना है नीचे, और फर्ज करें मेरा घुटना इतना बेंड होता है तो मैं अपना जो साउंड साइड है वो उसके ऊपर रखूंगा और इसको ज़रा झूला दूंगा, ऐसे इसको झुलाऊंगा। ठीक है, फिर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, फिर मैं दोबारा से इसको नीचे लेके आऊंगा। ठीक है, फिर मैं दोबारा ले जाऊंगा, जहाँ पे मुझे सख्त पेन होता है तो वहाँ पे मैं होल्ड करूंगा, फिर मैं दोबारा इसको ले जाऊंगा, फिर मैं बेंड करूंगा, फिर मैं दोबारा इसको ले जाऊंगा। ठीक हो गया। उसके बाद एक वर्जिश होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं पेशेंट्स के। और ये है कि आपने कोई भी एक कपड़ा, टॉवल, तो कोई भी ऐसी चीज़ लेनी है जिससे आप इस तरह इसको ग्रैब कर लें। ग्रैब करने के बाद आपने इसको खींचना है और साथ साथ बेंड करते जाना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। इसको खींचना है अपनी तरफ और साथ साथ इसको बेंड करते जाना है। ठीक है, फिर इसको खींचना है और इसको बेंड करते जाना है।
इससे ये होता है कि जब आप ये पीछे रखते हैं तो थोड़ा सा जो जॉइंट है उसमें स्पेस आ जाती है, इसलिए आपकी जो रेंज है थोड़ी वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, ये नी बेंडिंग की कुछ एक्सरसाइज है जो आपने लाजमी 0 से 3 वीक्स तक ये करनी है। 3 वीक्स तक आपका गोल होना चाहिए कि आपकी जो घुटने में खम है ये तकरीबन 2 से 5 डिग्री रह जाए, अगर तो 10 डिग्री है, और अगर कम है तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और जो आपकी नी बेंडिंग है वो एटलीस्ट 95 to 100 के दरमियान है। अगर ये 100 से ऊपर चली जाती है तो प्रोग्नोसिस तो बहुत अच्छा है, अगर ये 95 to 100 है तो इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगली वीडियो में हम कुछ और एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिसमें आपको 3 से 6 माह तक 6 वीक्स तक करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, 3 से 6 वीक्स तक आप वो करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा और डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा।